रखा गया है जो कि हमेशा 600 से 700 अरब रखा जाता था। ये आप क्या समझते हैं कि ये कितना एक रियलिस्टिक है? देखिए, रियलिस्टिक का तो डेफिनेटली लगता है कि आने वाले कल क्योंकि बेहतरीन होगा, उसमें ये एक रोल प्ले कर सकता है प्राइवेट पब्लिक उस सेक्टर के लिए। और स्पेशली जो इस बजट में इन्होंने प्रोजेक्शंस की हैं, क्योंकि ये ईयर हमारा इकोनॉमिकली रिवाइवल है, तो नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आई थिंक ये बजट एक्चुअली होता ये है कि जो बजट हमने रखा है, क्या हम उसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, यहाँ पे ये गैप आ जाता है। अगर तो ये यूटिलाइज़ कर लेना है तो डेफिनेटली इसका बॉटम तक आपको रिजल्ट इसका अच्छा नज़र आएगा। अगर ये हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे तो शायद इम्पैक्ट इतना नज़र ना आए। सही। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट आज पेश किया गया है ये अवाम दोस्त है या नहीं? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसको 3 तरीके हैं देखने के। एक तो ये है कि इसका इम्पैक्ट लोगों की सैलरीज पे, लोगों के पे ऑफ्स पे क्या होगा। तो वहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ जो है वो दिया है, सैलरीज में भी और पेंशन्स में भी इजाफा जो है वो देखने में आया है। दूसरी लेंस ये है कि इस बजट का कीमतों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि नए टैक्सेस लगाने से गुरेज किया गया है, और अगर नए टैक्सेस नहीं लगाए और एग्जिस्टिंग कुछ टैक्सेस में भी कमी हुई है तो उम्मीद है कि कीमतें भी इससे नीचे आएंगी। इन्फ्लेशन के ऊपर भी जो मुस्बत इम्पैक्ट है वो होगा। तीसरा, मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल ठीक बात की कि चूँकि तरक्याती बजट भी एक्सपैंड हुआ है और टोटल जो मजमूई 900 फेडरल का और बाकी सूबों का मिला के कोई 2100 अरब के करीब जो है बनता है आपका डेवलपमेंट का बजट। तो इससे जॉब क्रिएशन के काफ़ी मौके होंगे, जिससे वो तबका जो आपका सबसे पूरेस्ट ऑफ द पुअर कहलाता है उसको बेनिफिट होगा। तो सर, अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं किया गया और अभी तक जो है वो इसका फैसला भी नहीं किया गया। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी, मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी तो दूसरी जॉब्स जो हैं वो कैसे क्रिएट होंगी? जी नहीं, आपने सही कहा। इंटरेस्ट रेट सेट करना जो है वो तो अब स्टेट बैंक का है, एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट डिसीजन है। और स्टेट बैंक ये देखते हुए कि कितनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है इस बजट में, वो देखते हुए वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट में रद्दोबदल कर सकते हैं। ठीक। मशहूद साहब बताएगा कि ये जो नए टैक्स जो हैं वो नहीं लगाए गए, लेकिन जो मालियाती जो माली साल का जो अगला हदफ है, जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स रेवेन्यू है, वो 5800 अरब के करीब है। तो और मज़ीद भी कुछ टैक्स लगने की जो है वो 350 अरब की और भी तजावीज़ इसमें मौजूद हैं। तो कैसे देखते हैं कि कैसे अगर नए टैक्सेस नहीं लगाए गए और जो है नए टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं कराए गए तो फिर ये कहाँ से पूरा होगा? नहीं, देखें, सबसे पहले बात यह है कि देखें लास्ट ईयर हमारी जो इकोनॉमिकल पोजीशंस थी वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो इस साल जो गवर्नमेंट को रिलीफ देना था एक आम आदमी पे, जैसे सर ने कहा, सैलरी पर्सनस पे बहुत बड़ा रिलीफ है कि उन पे कोई बर्डन नहीं दिया। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, हम अगर उन्हीं पे बर्डन डालते तो हमारी इकोनॉमी इतनी रिवाइवल नहीं होती। सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि इस बजट में जो आप टारगेट कर रहे हैं वो न्यू एरियाज से, जिस तरह से इन्होंने अपनी स्पीच में भी बयान किया है, वो एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके अगर उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो वहाँ से कलेक्शंस भी होगी और ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू होगा। मगर इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोविंस की कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा काम फेडरल ने नहीं करना, फेडरल ने एक पॉलिसी दे देनी है। तो प्रोविंस का इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्या वो इसमें उनको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कामयाब होता है। कलेक्शंस हो सकती हैं, ये ऐसा टारगेट नहीं है जो अचीवेबल ना हो। सही। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज बजट बनाया गया है ये अचीवेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? ये जो हदफ रखा गया है नेक्स्ट ईयर का टैक्स कलेक्शन का, ये हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे?
जी, मेरा ख्याल है कि इकॉनमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है और नेक्स्ट ईयर का इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट भी 4.8% रखा गया है। तो अगर इकॉनमी वाकई ही इन्हीं नंबर्स के हिसाब से एक्सपैंड करती है तो टैक्स कलेक्शन भी जो है वो एक्सपैंड होगी और ये कलेक्शन अचीवेबल है। लेकिन इसके साथ साथ एफबीआर को टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस जो है उससे निपटने के लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। यानी सिर्फ टैक्स पॉलिसी बजट के अंदर दे देना काफी नहीं है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन साइड भी इंप्रूव करनी होगी हायर लेवल ऑफ टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। तीसरा, जो टैक्स कंप्लायंस की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है ताकि जो नए टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स नेट में आए। और मशहूद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स में से आप मजीद जो है वो रेवेन्यू नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, आप नए टैक्स पेयर्स को नेट में लाए बगैर इतना बड़ा टारगेट नहीं अचीव कर सकेंगे। सही। और जो ये जो दिफाई बजट रखा गया है वो तकरीबन इस वक्त मुल्की बजट का 7% रखा गया है, इससे मुतालिक क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ख्याल है दिफाई बजट जो है उसको आप जस्टिफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान का रियल टर्म्स में दिफाई बजट इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर के जो चैलेंजेस हैं वो मुल्क में बढ़े हैं उसके बाद। तो मेरा ख्याल है कि 3 साल के बाद अगर आप उस तनाजुर में देखें तो ये जो बजट एलोकेशन है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, शायद थोड़ी सी से ज़्यादा होनी चाहिए थी अगर फिस्कल स्पेस होती। सही। मशहूद साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो दिफाई बजट एलोकेशन है ये जस्टिफाइड है? देखिए, इस वक्त तो डेफिनेटली आप कहेंगे क्योंकि ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने सही कहा कि इस वक्त नेक्स्ट ईयर जो हमारे लिए हैं दो बड़े, अगर आप देखें हमारी अफगानिस्तान और इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले साल में। ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें डिफेंस को हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाहिए था और जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने इस वक्त किया ये स्टेप, ये पॉजिटिव होगा एज ए नेशन। हमारी कंट्री के लिए इस वक्त ये नीड थी। सही, हमारी कंट्री की ये नीड थी। अच्छा, सीपैक के लिए कोई 87 बिलियन रुपए जो हैं वो रखे गए हैं, तो इससे मुतालिक आपका क्या तज्जिया होगा कि ये इनफ है और क्या इतना तरक्याती काम वहाँ पर हो रहा है और इतनी तेज़ी से हो रहा है? देखिए, नहीं, अभी सी पैक पे अगर आपकी ज़्यादा तो सी पैक पे इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमें उसमें एज ए विद द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंस गवर्नमेंट दोनों मिल के इसमें सोचें कि हमने लास्ट 3 ईयर्स में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए। थोड़ा एग्रेसिवली वहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना होगा और लोकल गवर्नमेंट के जो भी इश्यूज़ हैं। देखिए, बजट हमने अलोकेट किया, मगर हमने देखना ही होता है कि एंड ऑफ द ईयर हमने उस बजट के कितना परसेंटेज यूटिलाइज़ की। अगर हम परसेंटेज यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे तो वो फिर हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। तो इसीलिए सीपेक के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी मेन इकोनॉमिकल हब बनने वाला है, तो उसमें प्रोविंस गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट के साथ एग्रेसिवली काम करना चाहिए और जो हर्डल्स हैं उसको रिमूव करें, ताकि जहां तरक्याती काम हमें करने थे 48 घंटे में, वहाँ हम 24 घंटे में करें, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि साल देखें गुजरते हुए टाइम नहीं लगता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है इकोनॉमी के लिए कि हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। उसमें सीपैक के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, वहाँ पे जितनी पोर्ट की ट्रांजैक्शंस को हम बढ़ाएंगे, पोर्ट के वहाँ पे बड़े इश्यूज हैं, तो जितना हम उसको फास्टली परफॉर्मेंस दिखाएंगे, फंक्शनल उसको करेंगे, तो उसके रिजल्ट हमारे इकोनॉमी में अच्छे इम्पैक्ट देगा। सही। बजट में ये भी कहा गया है डॉक्टर साहब कि जो भारत है वो पाकिस्तान की निस्बत अपने एक फ़ौजी पर सालाना 4 गुना ज़्यादा खर्च करता है, तो उसकी तो आबादी भी तो बड़ी है ना, उसकी फ़ौज भी ज़्यादा बड़ी होगी, तो हम उसके साथ एक कंपैरिजन में क्यों ये बात करते हैं? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अपने चैलेंजेस को देखते हुए जो है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा बजट। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि भारत की जो एक्सपेंशन है, जो उनके आर्सेनल की एक्सपेंशन है, उसके ऊपर ज़ाहिर है नज़र रखनी पड़ती है। उनके ज़ाहिर है रीजन में जो डिज़ाइंस हैं उन पे आपको नज़र रखनी पड़ती है और रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। सही। मशहूद साहब, फ़ौज ने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस दफ़ा जो टैक्स कलेक्शन में, टैक्स की मद में तकरीबन 190 अरब से ज़ायद रकम जो है वो कौमी ख़जाने में जमा कराई है, तो क्या समझते हैं कि जो आम आदमी है उस तक हम ये मैसेज पहुंचा पाए हैं या पहुंचा पाएंगे कि टैक्स देना कितना ज़रूरी है और वो टैक्स कलेक्शन में हेल्प आउट करेगा?
देखें, ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लास्ट 70 ईयर्स से हम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे। अच्छा, इसकी वजह ये होती है कि एक आम आदमी को इसका इम्पैक्ट का अंदाज़ा नहीं है। जब तक हम इसको ग्रास रूट तक इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे, हमारे लिए ये कलेक्शंस डिफ़िकल्ट होती जाएगी। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने फॉलोवर्स को ये इम्पोर्टेंस दिखाएं कि हमें अपना एक हिस्सा मुल्क को वापस देना है टैक्स की फॉर्म में। यहाँ पे हम पॉलिटिकल जब मूवमेंट करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज़ें उनको एजुकेट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन लेवल जो है वो इतना नहीं है कि एक आम आदमी इसको समझ सके। हमें यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखें, कलेक्शंस जो हमारी बढ़ेगी वो ग्रास रूट से बढ़ेगी, चाहे वो हमारे आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो या काटेज इंडस्ट्रीज़ वाले हों। उन सबको इस चीज़ को समझना है कि अगर हम चाहते हैं अपने शहर को, अपने स्ट्रीट को इम्प्रूव करना, तो उसमें हमें गवर्नमेंट को ये कह देना ही है ताकि वो गवर्नमेंट रिजल्ट दे। और इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टी कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स उस स्टेट्स के, उस सिटी के मौजूद हैं, तो वो जवाबदेह हैं कि हमने जो कलेक्शंस आपको दी है रेवेन्यू में, उसका आप आउटपुट हमें दिखा रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में वो इन्वायरमेंट हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हम आपको मज़ीद नेक्स्ट ईयर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं। सही। मशहूद साहब, आम आदमी जो है उसका बजट से एक सिर्फ इतना सा ताल्लुक होता है, क्योंकि ये तो पूरे मुल्क का बजट है और इकोनॉमिस्ट इसको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। लेकिन आम आदमी का जहाँ तक इस बजट से कंसर्न होता है, उसमें जो सरकारी मुलाजमीन है उनका ये होता है कि उनकी तनख्वाहों की मद में उनकी जो है वो कितने कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो महंगाई है वो कितनी बड़ी है, कितने नए टैक्सेस लगाए गए हैं। आप क्या समझते हैं? और रोज़गार में जो है वो किस हद तक उन्हें रिलीफ मिलेगा, रोज़गार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज का बजट है ये आम आवाम के लिए जो है वो ये सारी सहूलतें फराहम कर रहा है? देखिए, जहाँ तक जॉब्स की आपने बात की है, तो इंडस्ट्री की अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ में दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। एक होती है टेक्नोलॉजी, एक होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम उसी तरह से उसको डेवलप करते हैं। और इस वक्त गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा एक स्लोगन मैं कहूँगा कि दिया है कि हर एक गरीब फैमिली में एक टेक्निकल एजुकेशंस को वो डेवलप करेंगे। अगर हम हायर एजुकेशन नहीं ले सकते अपनी फैमिली में, तो हम अपनी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव को कम से कम टेक्निकल एजुकेशन तो दे सकते हैं। ये टेक्निकल एजुकेशन ही ये स्किल है जो उसको एक अच्छी जॉब फ्राहम कर सकती है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आ जाएं, सीमेंट इंडस्ट्रीज में आ जाएं, टेक्सटाइल्स में आ जाएं या हमारे ऑटो सेक्टर्स में आ जाएं, हर सेक्टर्स में हमें स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो ये वो एरिया है जहां हम अपनी जॉब को, मगर अगर हमें कोई बेसिक चीज़ आएगी नहीं तो हम जॉब किसकी तरह करेंगे? तो परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन जो गवर्नमेंट ने दिया है कि टेक्नोलॉजी जो हमारी है वो हम अपना उसको हासिल करें और उसकी बेसिस पे हम अपनी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, मैं समझता हूँ। टेक्निकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूरोप उठाइए, जर्मनी उठाइए, तो वहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है वो इकोनॉमी में। तो हम अगर टेक्नोलॉजीज अपनी टेक्निकल, मैं बात कर रहा हूँ, जो टेक्निकल एजुकेशन अपने लोगों को देंगे, एक आम आदमी को, तो वो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी का एक अच्छा रोल प्ले करेगा। सही। तो डॉक्टर साहब, ऑटो सेक्टर के लिए जो अभी इकदाम किए गए इस बजट में, उससे मुतालिक आपकी क्या राय होगी? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ऑटो इंडस्ट्री जो है उसने पिछले चंद सालों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉमिस